हाँ जी, तो बीके नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं लाइट के लिए एक सीरीज जिसमें हमारा 2 चैप्टर होंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नया चैप्टर आज से, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए जी। तो फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका काफी वेटेज भी आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। लाइट के बारे में जानेंगे, व्हाट इज लाइट। तो सिंपल सी अगर बात करी जाए तो छोटी क्लासों में बताया जाता है लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है या एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy which gives us the sensation of vision। यानी लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे चीजें हमें दिखाई देती हैं, हमें चीजें दिखाई देती हैं। बट जब थोड़ी बड़ी क्लासेस में आते हैं तो लाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है ना। लाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहां पर बताया जाएगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which moves in the form of wave। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था नील बोर। तो नील बोर ने इसके बारे में बताया था कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो मूव करती है, किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। क्या नाम था? मैक्स प्लांक। इन्होंने बताया था कि लाइट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल एनर्जी particles which is called as photon। जिनको किस नाम से जाना जाता है? फोटोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल हैं या पैकेट्स भी कह सकते हैं, जिनको फोटोन या क्वांटा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अगर देखें हम तो 2 अलग अलग विषय थे लाइट के विषय में। तो जरा इस चीज को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि लाइट के विषय में ऐसा क्यों बताया गया और फाइनल इसका कंक्लूजन क्या था। था क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा हम एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इस तरीके से। तो ऐसा होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मेशन ऑफ लाइट। लाइट बनती कैसे है? यानी लाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ऐसा होता है कि जब भी हम किसी एटम को, ये एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, जब भी किसी पर्टिकुलर एटम में हम, ये एक्चुअली में बोहर मॉडल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया है मैंने। तो बोहर मॉडल में बताया गया था किसके बारे में? लाइट के विषय में ही बताया गया था बोहर मॉडल के बारे में, कि जब भी हम एटम को किसी पर्टिकुलर एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो एनर्जी सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। किसको मिलती है? सबसे पहले उसके
इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन थोड़े से हायर काइनेटिक एनर्जी पर चले जाते हैं, हायर काइनेटिक एनर्जी पर चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हायर काइनेटिक एनर्जी पर जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर भागने की कोशिश करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस प्रोसेस को हम जानते हैं एक्साइटेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एक्साइटेशन। ठीक है ना। तो एक्साइटेशन के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे हम, 11th का टॉपिक है। तो यहाँ पर एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भागता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होना चालू हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब हायर एनर्जी पर जाता है तो थोड़ा सा अनस्टेबल होना चालू हो जाता है। कोई भी चीज हायर एनर्जी पर जाएगी तो अनस्टेबल ही होगी। जब हम नॉर्मली खड़े हुए हैं जिस समय, तो उस समय हम हाई एनर्जी पर हैं क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी हाई है, तो हाई एनर्जी पर हैं। लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो हमारा mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम हो जाती है, तो हम लोअर एनर्जी पर चले जाते हैं। तो जब हम लोअर एनर्जी पर जाते हैं तो हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, यानी स्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन जब हम खड़े होते हैं, हम चल रहे होते हैं, तो उस समय हम हायर एनर्जी पर होते हैं, यानी हायर पोटेंशियल एनर्जी पर होते हैं। तो उस वजह से हम कैसा महसूस करते हैं? अपने आप को अनस्टेबल महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता है कि जब वो हायर एनर्जी पर जाता है एक्साइटेशन होने के बाद, तो वहां पर वो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करता है। तो वो क्या करता है? वापस से रिटर्न बैक होता है, वापस से रिटर्न बैक होता है अपने उन्हीं एनर्जी शेल पर जहां पर उसको लोअर एनर्जी मिल रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न बैक करेगा, वापस रिटर्न बैक करेगा अपनी उसी पर्टिकुलर शेल पर जहां पर उसको लोअर एनर्जी मिल रही थी। तो नॉर्मली क्या हुआ था? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर गया था, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर वो वापस आया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन। अब आपको पता था कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में गया ही क्यों था? क्योंकि उसने हायर एनर्जी अचीव करी थी। लेकिन जब वो वापस रिटर्न करेगा तो वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी जो उसने अचीव करी थी पहले, उसी एनर्जी को वो वापस बाहर निकालेगा, उसी एनर्जी को वापस बाहर निकालेगा। यानी डी एक्साइटेशन प्रोसेस में वो एनर्जी को वापस बाहर निकालेगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी वापस बाहर निकल कर आ रही है, इसमें दो मत थे। जैसा कि मैंने बताया है पहले लाइट के विषय में, दो मत थे। एक मत दिया था नील बोहर ने, और एक मत दिया था हमारा मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक और नील बोहर। तो नील बोहर कह रहे थे कि भाई यहां से जो बाहर एनर्जी निकल कर आएगी, एनर्जी बाहर निकल कर आएगी। यहाँ तो एनर्जी दी गई थी, यहाँ तो एनर्जी दी गई थी बाहर जाते समय। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न बैक करेगा तो यहाँ पर एनर्जी बाहर निकलेगी। अब ये जो एनर्जी बाहर निकल रही थी, तो इस एनर्जी के दो टर्म बताए थे। एक टर्म बताया था किसने? एक टर्म बताया था बोहर ने। किसने बताया था? बोहर ने। ठीक है ना। और दूसरा जो कौन सा बताया था? वो बताया था मैक्स प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने। और इन्होंने ही बताया था कि, बोहर ने बताया था कि एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो निकलेगी वेव के रूप में। ठीक है ना। किस रूप में निकलेगी? वेव के रूप में। और प्लांक ने बताया था कि ये छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में निकलेगी, स्मॉल पैकेट्स के रूप में निकलेगी, जिनको नाम दिया गया था किसका? फोटोन का। जिनको नाम दिया गया था फोटोन का। तो यहां पर जब उन्होंने, बोहर ने बताया था, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो वेव बाहर निकलेगी तो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ रेंज उन्होंने बताई थी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है ना। ये क्या था? इसकी वेवलेंथ बताई थी उन्होंने। क्या बताई थी? वेवलेंथ बताई थी। ठीक है जी। तो ये क्या बताई थी? उसकी इन्होंने वेवलेंथ बताई थी। और साथ में दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। एक यहाँ पर वीडियो में आ नहीं रहा होगा, मैंने ऊपर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट था जो दिया था किसने? मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। इन्होंने बताया था कि एनर्जी जो है वो निकलेगी किसके रूप में? स्मॉल पैकेट यानी फोटॉन्स के रूप में। अब नॉर्मली बताया गया है कि ये फोटॉन्स काफी तेज गति से मूव करते हैं। तो इसकी उन्होंने गति भी बताई थी, स्पीड भी बताई थी, जो कि बताई थी इन्होंने 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकंड, जो नॉर्मली बुक्स में इस्तेमाल होती है, बुक्स में यही इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। क्या है ये? स्पीड ऑफ फोटोन। क्या है ये? स्पीड ऑफ फोटोन। लेकिन एक्चुअल जो स्पीड है लाइट की, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारा ये तो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स या उसमें इस्तेमाल करते हैं लाइट की स्पीड, लेकिन मेन तौर पर जो स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड वो है, वो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब क्या मैक्स प्लांक सही कह रहे थे या बोहर सही कह रहे थे? तो एक्चुअली में दोनों ही सही कह रहे थे, ठीक है ना। तो इसको नोट करें, फिर आगे इस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि लाइट एक्चुअली में क्या चीज है, लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने बताया था कि लाइट के विषय में दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला तो दिया गया है बोहर के द्वारा, किसके द्वारा? बोहर के द्वारा, जिसको जाना जाता है वेव थ्योरी के नाम से, वेव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और एक दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा, मैक्स प्लांक के द्वारा, और यहां पर बताया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा कि जो लाइट है ये पार्टिकल के रूप में है। तो यहां पर बताया गया था पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, सिंपल पार्टिकल थ्योरी, सिंपल पार्टिकल थ्योरी। तो एक तो बोहर ने बताया था वेव थ्योरी के नाम से जानी गई थी उसकी, उनकी थ्योरी, और एक था सिंपल पार्टिकल थ्योरी। इसमें बताया गया था कि लाइट जो है, लाइट इज अ वेव, लाइट इज आ, और स्पेशली ट्रांसवर्जल टाइप ऑफ वेव है हमारी, ट्रांसवर्जल टाइप ऑफ वेव है, जिसकी जो वेव लेंथ है, क्या है? वेव लेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाती है, 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाती है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम एक लंबाई की यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर होता है। तो लंबाई की यूनिट है एक एंगस्ट्रॉम। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया था लाइट, लाइट इज अ ग्रुप ऑफ, लाइट इज अ ग्रुप ऑफ photon which moves with a speed of 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट बताया गया था और यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो ऐसा नहीं कि दोनों कॉन्सेप्ट गलत थे, दोनों कॉन्सेप्ट ही ठीक थे। तो इन्होंने बताया था कि लाइट दो अलग अलग बिहेवियर शो करती है। इसका मतलब क्या है? लाइट के दो नेचर होते हैं, ठीक है ना। लाइट जो है दोनों बिहेवियर शो करती है, ऐसा बताया कि इसमें था। एक तीसरे और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। इन्होंने बताया था इसके बारे में कि लाइट जो है वो दोनों ही नेचर शो करती है, लाइट जो है वो दोनों ही नेचर शो करती है। लाइट शो बोथ द नेचर ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। हाई मोमेंटम पर, आपने मोमेंटम पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, हाई मोमेंटम पर ये वेव नेचर शो करती है और लोअर मोमेंटम पर ये पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है ना। हायर मोमेंटम पर, हायर मोमेंटम पर
ये शो करेगी कैसा नेचर, वेव नेचर, और लोअर मोमेंटम पर लोअर मोमेंटम पर ये शो करेगी पार्टिकल नेचर। तो दोनों ही नेचर यहाँ पर आ जाएंगे, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, मोमेंटम अगर हाई होगा किसी भी पार्टिकल का तो वो वेव नेचर में शो होने लगेगा, और पार्टिकल नेचर जो होगा वो जब शो होगा जब लोअर मोमेंटम। जैसे नॉर्मली हम एक क्रिकेट बॉल फेंक रहे हैं तो क्रिकेट बॉल में हमें बॉल दिखाई देती है क्योंकि वहां पर मोमेंटम काफी स्लो होता है। लेकिन जब हम किसी फोटोन को, या इलेक्ट्रॉन जब चलता है, इलेक्ट्रॉन भी इसी कैटेगरी में आएगा, तो फोटोन या इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसकी स्पीड काफी तेज होती है। तो नॉर्मली हमें पार्टिकल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका ट्रैक हमें शो होता है, उसका ट्रैक हमें शो होता है। तो वहां पर जब पार्टिकल को देख ही नहीं सकते तो उसके ट्रैक को ही हम महसूस कर सकते हैं, और ट्रैक ही क्या है, वो ट्रैक ही वेव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देन फिर उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कुछ चीजें हमें इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है। पहला पढ़ना है हमें रे, दूसरा पढ़ना है हमें रे बीम, तीसरा पढ़ना है हमें ऑब्जेक्ट, चौथा पढ़ना है हमें इमेज। तो ये चार चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रे क्या होता है। रे रे होता है द लाइन ऑफ photons which always moves on the straight line। तो यहां पर क्या होता है, हमने बताया था कि लाइट का कंपोजिशन क्या होता है, फोटोन होता है, और फोटोन क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं हमेशा इस तरीके से, इस तरीके से। और इसी लाइन ऑफ फोटोन को हम किस नाम से जानते हैं, रे के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी किसी पर्टिकुलर सोर्स से लाइट रे निकलती है तो वो सिंगल एक दो तीन लाइट रे में नहीं निकलती है, बहुत सारी बंच ऑफ रेस में निकलती है। तो यहाँ पर इसी बंच ऑफ रेस को या ग्रुप ऑफ रेस को हम रे बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, रे बीम। तो रे बीम क्या होता है, द ग्रुप ऑफ रेस is called as रे बीम। यानी जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी रेज हैं इस तरीके से चल रही है पैरेलल, या इस तरीके देखें तो ये ग्रुप जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, रे बीम। तो रे बीम तीन प्रकार की होती है। पहली होती है पैरेलल रे बीम, इसमें सारी रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। दूसरी होती है कन्वर्जेंट रे बीम, इसमें क्या होता है, बहुत सारी रे एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट पर आकर मिलती हैं इस तरीके से। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस। तो वहां पर लाइट को इसी तरीके से मिलाया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पॉइंट को फोकस के नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को फोकस के। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कन्वर्जेंट रे बीम। उसके बाद अगला है डाइवर्जेंट रे बीम, रे बीम। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो रेज हैं वो एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट से बाहर की तरफ ओरिजिनेट करती हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार की जो रे बीम होती है उसको हम डाइवर्जेंट रे बीम कहते हैं, और इस पॉइंट को भी फोकस ही कहते हैं, इस पॉइंट को भी
फोकस ही कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वहां से हमारी रेज बाहर की तरफ जाती है। तो 3 प्रकार की रे बीम है, पैरेलल रे बीम, कन्वर्जेंट रे बीम और डाइवर्जेंट रे बीम। तो फटाफट से इसको नोट करते हैं और आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा टॉपिक ऑब्जेक्ट और इमेज। मिटा दो, चलिए मिटा देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को या तो पैदा करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग which emits and reflects the light is called ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट में 2 प्रकार के होते हैं, जो लाइट को पैदा करते हैं तो उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो वो हमारा इतना टॉपिक हमारे काम का नहीं है। तो इमेज हमारा जो अगला टॉपिक है इमेज, उसमें कई प्रकार की इमेजेस है, वो हमारे काम की है। तो मैं इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। यानी कुल मिला के जिसका भी हमें इमेज बनाना है, यानी जो भी चीज हमें रिफ्लेक्शन के बाद देखनी है, या जिसका हमें एक फॉर्मेट क्रिएट करना है, हमें उसका कोई इमेज क्रिएट करना है, तो वो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच एमिट द लाइट और रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है कि इमेज क्या चीज होती है। इमेज क्या चीज होती है? अब जैसे हमने फोटो खींचा, क्या खींचा? फोटो खींचा। और फोटो हम 4 साल 5 साल 10 साल बाद तक भी उस फोटो को देख सकते हैं। तो हमने क्या करा? उस ऑब्जेक्ट एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं। तो हमने क्या करा? उसका एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन हमने रख लिया अपने पास। क्या रख लिया? उसका एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन हमने अपने पास रख लिया। तो इमेज क्या होता है? वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक आभासी रूप, उसका एक आभासी रूप या उसका एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, उसको हम इमेज के नाम से जानते हैं। तो इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि एक तो होती है रियल इमेज। क्या होती है? रियल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्शन के बाद रेज डायरेक्टली मिलती हैं। क्या बनती है? या ऐसे भी समझ सकते हो, इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। सिनेमा हॉल में देखा होगा आपने, सिनेमा हॉल में जो सामने जो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है, वो कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। तो इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। इसमें क्या होता है? रे डायरेक्टली मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ इमेज रेज डायरेक्टली मीट। डायरेक्टली, तो जब रे डायरेक्टली मीट करती है तो बनती है इमेज रियल। ठीक है ना? जैसे कि मानो यहाँ पर रे डायरेक्टली मिला रहा हूं मैं, इस तरीके से दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर हमने एक मिरर लिया और मिरर से हमने क्या करा? रे को टकराने के बाद हमने रेस को डायरेक्ट मिला दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, यहाँ पर जो इमेज बनेगी, रे डायरेक्टली मिल रही है। यहाँ क्या मिल रही है? रेस डायरेक्टली मिल रही है। तो यहाँ जो इमेज बनेगी हमारी, वो रियल होगी। कैसी होगी? रियल इमेज। रियल इमेज। दूसरी अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करते हैं, तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो सकती। ऐसे समझ सकते हैं कि वो मिरर के द्वारा फॉर्म करी जाती है। इमेज फॉर्म बाय
प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म करी जाएगी वो वर्चुअल होगी। तो ये तो छोटी क्लास में बताते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका है इन दिस टाइप ऑफ image rays will be supposed to meet to। तो यहाँ रे डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, हमें मिलानी पड़ेंगी। यहाँ रे डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, हमें मिलानी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रे ऐसे करके आई, टकराने के बाद बाहर को चली गई, एक रे यहाँ आई, टकराने के बाद बाहर को चली गई। तो यहाँ पर रेज डायरेक्टली तो नहीं मिलेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। तो जब यहाँ पर हम वर्चुअल मतलब उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं, यानी सपोज टू मीट कर रहे हैं, तब बनने वाला जो इमेज होगा वो कैसा होगा। और एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर कोई भी इमेज मिरर के बैक में बन रही है, पीछे बन रही है, तो वो हमेशा वर्चुअल होती है। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और रियल वाली जो इमेज होती है वो हमेशा फ्रंट में बनती है। क्या बनती है? ये हमेशा फ्रंट में बनती है। इमेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये था किसके बारे में? रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। उसके बाद दो इमेज और है, उसके बाद दो इमेज और है। एक तो है इरेक्ट इमेज और एक है लिटरली इनवर्स इमेज, और एक है आपका इन्वर्टेड इमेज। तो अगली है इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज वर्सेस इन्वर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज। ठीक है ना? तो ये होती है डाउन साइड अप इमेज। क्या होती है? डाउन साइड अप इमेज। यानी यहां पर क्या होगा? ये टॉप है और ये बॉटम है। यानी अगर ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये भी टॉप्स है और ये भी बॉटम है, और उसी का एज इट इज टॉप का टॉप या बॉटम का बॉटम आ रहा है, तो ये इमेज कैसी होगी? इरेक्ट इमेज। लेकिन इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का टॉप और बॉटम उल्टा हो जाए, क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, यानी टॉप तो चला जाए किसमें? बॉटम में, और बॉटम आ जाए टॉप पर। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वो इमेज होगी इन्वर्टेड। कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज। इसको हम बोलते हैं अपसाइड डाउन इमेज। क्या बोलते हैं इसको? अपसाइड डाउन इमेज। तो ये क्या है आपका? अपसाइड डाउन इमेज। ये क्या है? डाउन साइड अप इमेज। ठीक है ना? क्लियर है? यानी जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज आ रही है तो वो इरेक्ट है, अगर उल्टा आ रही है इमेज तो वो इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है जी? तो लास्ट इमेज है हमारी कौन सी? लास्ट इमेज है लिटरली इनवर्स्ड इमेज। लिटरली इनवर्स इमेज आपने देखा होगा, एम्बुलेंस में उल्टे अक्षर लिखे होते हैं आगे की तरफ। एम्बुलेंस में आगे की तरफ उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं। क्यों लिखे रहते हैं? जिससे कि जब वो आगे उससे चलने वाली किसी गाड़ी के मिरर में देखे जाए तो वो सीधे दिखाई दे। तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम मिरर के अंदर कुछ इस प्रकार का साइन बनाते हैं तो वो हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है ना? यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज बन रहा है, ये उसका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो इस प्रकार का जो इमेज होगा, यानी जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा, यानी LR,
एल आर, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड पलट जाए अगर, यानी राइट साइड इधर आ जाए और लेफ्ट साइड इधर आ जाए, तो ऐसे इमेज को हम बोलते हैं लिटरली इनवर्स्ड इमेज। ठीक है भाई, तो ये था हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज। ठीक है भाई, चलिए जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो लाइट में हमें तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, यानी लाइट तीन तरीके से बिहेव करती है। लाइट तीन तरीके से बिहेव करती है, मतलब लाइट के लिए कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक, वो तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये अपने आप में एक पूरी यूनिट है, ये अपने आप में पूरी यूनिट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरे नंबर पर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नंबर 2 पर। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और एक कॉन्सेप्ट और है चौथा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टोटल हमें 4 कॉन्सेप्ट कवर करने हैं पूरी लाइट की सीरीज में। तो यहाँ पर ये दोनों चैप्टर, यानी दोनों कॉन्सेप्ट तो हम इसी चैप्टर में कर लेंगे। इस चैप्टर को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये एक चैप्टर है, ठीक है ना, फिजिक्स का जो है तीसरा चैप्टर है। उसके बाद एक चैप्टर और आएगा आगे, जो होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये इस चैप्टर में ये दो चीजें कवर करेंगे हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मेन तौर पर इन दो प्रोसेस की तरफ है। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला कॉन्सेप्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला कॉन्सेप्ट तो नोट कर लिया सभी ने? चलिए, तो अब कर रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? नॉर्मली हमें पता है, हमने दीवार पर बॉल फेंकी होगी और दीवार पर बॉल फेंकने के बाद वो बॉल वापस रिटर्न होकर आती है। तो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी नॉर्मली लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, ठीक है ना, किसी सरफेस पर पड़ती है, तो सरफेस से वो टकराकर पीछे की तरफ वापस बाउंस बैक आती है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द प्रोसेस in which light bounce back from any kind of सरफेस। तो किसी भी सरफेस पर पड़ने के बाद लाइट जो होती है वो बाउंस बैक कर जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण समझाते हैं। क्योंकि लाइट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि लाइट में जितने भी फोटॉन्स या पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं हमेशा, ठीक है ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं इस तरीके से। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइट के पार्टिकल यहाँ से टकराकर और नीचे से इस तरीके से घूम के ऐसे चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस प्रोसेस को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है और किसी सरफेस से टकराने के बाद
वो या तो उसी पर्टिकुलर ट्रैक पर वापस कर जाएगी या किसी पर्टिकुलर एंगल पर वो बैक करके जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर मैं समझाऊं तो द बाउंस बैक प्रोसेस ऑफ लाइट is called reflection of light, reflection of light। यानी कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट गलत है हमारा। इसमें लाइट इस तरीके से आके और टकराकर ऐसे नहीं जा सकती। लाइट जो है इस तरीके से टकराकर या किसी पर्टिकुलर तरीके से नहीं जा सकती। लाइट आएगी और टकराकर फिर से वापस उसी ट्रैक पर जाएगी या हो सकता है किसी दूसरी ट्रैक पर जाए, ठीक है ना, लेकिन बाउंस बैक जरूर करेगी लाइट जो है टकराने के बाद बाउंस बैक जरूर करेगी। हो सकता है थोड़ी कुछ सरफेसेस पर ये ज्यादा कर जाए और कुछ सरफेसेस पर ये कम कर जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, उन टेक्निकल टर्मों को हम समझेंगे। यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इनको हम समझेंगे। तो टेक्निकल टर्म देखिए क्या चीज़ है। तो जैसे लाइट आती है किसी पर्टिकुलर सरफेस से, ठीक है ना, ये चीज़ ये क्या है हमारा, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब यहाँ पर लाइट आती है किसी पर्टिकुलर सरफेस पर गिरती है लाइट, तो यहाँ पर जो लाइट आती है, इस लाइट की जो रे आती है, इस लाइट की रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आने वाली रे को, ठीक है ना, आने वाली रे को हम किस नाम से जानते हैं, इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। और जब लाइट टकराकर वापस बाउंस बैक करती है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, आने वाली रे। तो आने वाली रे को इंसिडेंट रे और जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मली एक मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ रे क्या चीज होती है। रे जो है दैट इज द बंच ऑफ फोटोन, क्या, या एक तरह से लाइन ऑफ फोटोन भी समझ सकते हैं। लाइन ऑफ फोटोन को हम किस नाम से जानते हैं, रे के नाम से जानते हैं। जब आ रही है रे इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो आने वाली रे को हम किस पर्टिकुलर टर्म में हम देखेंगे, तो जो रे हमारी आ रही है उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ फोटोन, यानी फोटोन एक लाइन में चलते हैं। मैंने बताया था, अभी दिखाया भी है, क्या है, रे है। और साथ में एक चीज और पढ़ेंगे हम, रे बीम। क्या पढ़ेंगे, रे बीम। तो रे बीम क्या है, रे बीम समझिए, लाइट जब है चलती है तो फोटोन जो है लाइन में चलते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली एक ही लाइन चलती है, जब लाइट सोर्स से लाइट आती है तो बहुत सारी लाइनें चलती हैं या बहुत सारे क्यूज ऑफ फोटॉन चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस बंच ऑफ क्यूज को या इस बंच ऑफ रेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो इंसिडेंट रे होती है आने वाली रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है जाने वाली रे। यहाँ पर एक बीच में हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर भी लगाते हैं, इमेजिनरी परपेंडिकुलर भी लगाते हैं। ये एक्चुअली में कोई लाइन होती नहीं है या ना ही किसी प्रकार की रे होती है, ये केवल एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर हम लगाते हैं जिससे हम यहाँ पर एंगल निकालते हैं। दो एंगल निकालेंगे अब यहाँ पर, अब एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारा, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं। और एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आई जो है, एंगल आई जो है, एंगल आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर है यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब रे आई थी
किसी सरफेस पर टकराने तो कितने एंगल पर आई थी, और जब रिफ्लेक्ट होकर गई है तो कितने एंगल पर वो वापस रिटर्न होकर गई है। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कई प्रकार के हो सकते हैं, पॉलिश सरफेस हो सकता है, रफ सरफेस हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इमेज है वो भी अलग अलग तरीके का बनेगा। तो यहाँ पर अभी आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो कितने प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है वो हम देखेंगे। तो जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए रब कर दें, चलिए रब कर दें। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो दो प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में जरा समझिए, दोनों में क्या अंतर है। तो ऐसा होता है कि जब हमारा सरफेस एकदम स्मूथ होता है, क्या होता है, एकदम स्मूथ सरफेस होता है और प्लेन होता है, स्मूथ और प्लेन, जैसे कि लाइक मिरर, ठीक है ना, घरों में शीशा देखा होगा आपने, तो ये उसी का एग्जांपल है। तो जब यहां पर हमारी रे गिरती हैं, इस तरीके से गिरती हैं, इस तरीके से गिरती हैं, तो यहां पर होता यह है कि जिस एंगल पर हमारी रे गिरती है, यानी जितने हमारे यहां पर एंगल बनते हैं इंसिडेंस, यानी यहां पर जैसे I1 एंगल बना, यहां पर I2 एंगल बना और यहां पर I3 एंगल बना, और यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल हमारे निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि R1, R2 और R3, तो यहां पर क्या होता है, आने वाली रे भी पैरेलल होती हैं और जाने वाली रे भी पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। आने वाली रे भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और जाने वाली रे भी पैरेलल होंगी, और सारे जो एंगल्स होते हैं यहाँ पर वो सारे बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑल द इंसिडेंट रे, ऑल द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे and the refracted ray will be parallel to each other, तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब हमारा सरफेस थोड़ा रफ होता है, रफ का मतलब इसमें थोड़ी हिल्स और वैलीज होती हैं, जैसे कि हमारी दीवार है या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो सरफेस होगा वो पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होगा, इसमें कहीं पर हिल्स होंगी, कहीं पर वैलीज होंगी, यानी कहीं पर हमारा सरफेस बाहर निकला हुआ होगा, कहीं पर हमारा सरफेस अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जब रे आती है पैरेलल, आती तो पैरेलल है यहाँ रेस, लेकिन पैरेलल जाती नहीं है, पैरेलल जाती नहीं है, पैरेलल जाती नहीं है। तो इस प्रकार के सरफेस पर, ये कैसा सरफेस है, ये स्मूथ प्लेन सरफेस है, जबकि ये सरफेस कैसा है, रफ है और कंटेन हिल्स एंड वैलीज, हिल्स और वैली। तो इसमें कहीं पर उठाव होता है, कहीं पर इसमें। तो यहां पर क्या होता है, एक्चुअली में यहां पर दिक्कत ये है कि एक्चुअली में यहां पर जो हमारे नॉर्मल हैं वो सरफेस से हम लगाते हैं, किससे लगाते हैं, नॉर्मल जो होता है वो सरफेस से लगाते हैं। तो नॉर्मल जो होता है वो हमेशा
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होता है। तो कहीं पर तो ये नॉर्मल कुछ इस सिचुएशन में होगा, कहीं पर नॉर्मल सरफेस के हिसाब से अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर जब एंगल हम बनाएंगे तो हमारे एंगल अलग अलग आएंगे, एंगल हमारे अलग अलग आएंगे। तो मैं इसको जरा एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा कुछ इस तरीके का सरफेस है, तो यहाँ पर तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से बैठ रहा है, यहाँ पर नॉर्मल कुछ इस तरीके से बैठ रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल कुछ इस तरीके से बैठ रहा है। तो जब यहाँ पर रे गिरेगी इस तरीके से तो ये एंगल ज्यादा होगा। मान लीजिए एंगल 80 डिग्री का है। जब रे यहाँ पर गिरेगी, आ तो पैरेलल ही रही है, आ तो पैरेलल ही रही है, तो यहाँ पर जितने डिग्री पर एंगल पर हमारी रे गिरेगी उतने एंगल पर वो वापस बैक होगी। ये रिफ्लेक्शन के नियम में पढ़ेंगे अभी हम। तो यहाँ पर रे आ रही है और यहाँ पर रे रिटर्न बैक होकर जा रही है। तो यहाँ पर एंगल 80-80 के हैं। यहाँ पर एंगल हम देखते हैं तो हमारा एंगल यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो यहाँ भी एंगल हमारा 30 डिग्री का बैठेगा। यहाँ पर फिर से रे गिराई हमने, अब यहाँ पर नॉर्मल अलग आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा एंगल आ रहा है मान लीजिए यहाँ 45 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाली रे अलग एंगल पर आ रही हैं और जाने वाली रे अलग एंगल पर जा रही हैं। तो आएंगी तो वो पैरेलल, आएंगी तो वो पैरेलल। आप ये वाली रे को देखें, ये वाली रे और ये वाली रे, ये जो रेज आप देख रहे हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। आने वाली रे जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे ये पैरेलल है एक दूसरे के। बट अगर हम देखें रिफ्लेक्टेड रे को, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड, एक ये वाली रे, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, तो ये जब जा रही हैं रिटर्न बैक होकर तो ये एक्चुअली में अलग अलग एंगल पर जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन ठीक से नहीं हो रहा। तो रे आएंगी पैरेलल लेकिन जाएंगी पैरेलल नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में समझाएं, आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में समझाएं तो रे आएंगी तो पैरेलल लेकिन जाएंगी पैरेलल नहीं, अलग अलग एंगल पर ये मुड़ेंगी इस तरीके से। तो मैंने दिखा दिया, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों। यहाँ पर है कि all the incident ray will be parallel, but all the reflected ray will not be parallel। तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होंगी। तो यही अंतर है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। तो अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि इमेज का फॉर्मेशन, शार्प इमेज यानी एकदम साफ इमेज जब बनती है तो शार्प इमेज का फॉर्मेशन हमेशा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। इसमें होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। यानी कुल मिला के हम किसी भी चीज को देख पाएंगे, जैसे मिरर में हम अपनी शक्ल को देख पाते हैं, इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां पर कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। वहां पर बनने वाली जो इमेज होती है एकदम शार्प होती है, एकदम साफ हमें इमेज दिखाई देती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर हमें जो इमेज बनती है वो शार्प नहीं होती, ब्लर्ड इमेज होती है, या क्या कहते हैं, ब्लर्ड इमेज होती है। ब्लड इमेज बनेगी यहाँ पर, और ब्लड इमेज किस में बनती है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। यानी यहाँ पर इमेज बनेगी तो सही लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देगी। जैसे अब दीवार में हम अपनी शक्ल को देखने की कोशिश करें तो वो दीवार में तो दिखाई नहीं देगी, मिरर में ही दिखाई देगी। दीवार में इसीलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वहां से जब रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज की जो रेज होती हैं वो कहीं की रेज कहीं जाती हैं। तो इमेज बनने के लिए हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होना काफी जरूरी है। तो जब रिफ्लेक्शन हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्शन अगर हमारा, स्पेशली अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर में ये सारा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, मैं हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर में अगर हम देखते हैं तो शार्प इमेज इसीलिए बनती है क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जो एंगल्स थे यहाँ पर I1 था, यहाँ पर R1 था, यहाँ पर क्या था? I2 था,
यहाँ पर R2 था, यहाँ पर क्या था, I3 था, और यहाँ पर R3 था, यहाँ पर I3 और R3, I3 और R3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है इस वाले केस में एंगल I1 इजिकल्स टू होगा एंगल I2 R2 के, यानी पहले केस में सब बराबर होंगे, दूसरे केस में भी सब बराबर होंगे। एंगल I2 इजिकल्स टू एंगल R2 इजिकल्स टू एंगल I3 इजिकल्स टू एंगल R3, यानी कुल मिला के सारे जितने भी एंगल्स हैं वो आपस में सब बराबर होंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस की बात करें तो इसमें आपस में तो ये बराबर होंगे, लेकिन अदर रेस के एंगल्स बराबर नहीं होंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर I1 बराबर होगा किसके, R1 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा किसके, नॉट इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू R2, यानी कुल मिला के ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, I1 और R1 तो बराबर होंगे, I2 R2 भी बराबर होंगे, I3 R3 भी आपस में बराबर होंगे, I3 इजिकल्स टू एंगल R3, बट ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी अलग अलग रेस के जो एंगल होंगे वो अलग अलग होंगे। इसलिए इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम कैसा रिफ्लेक्शन कहते हैं, इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सारी जानकारियां मैंने दे दी हैं इसके अंदर, तो इसको जल्दी से नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए रब कर देते हैं। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि किस प्रकार से हमारा रिफ्लेक्शन काम करता है, क्या क्या नियम है। तो अगला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो मेन तौर पे हम यहाँ पर 3 नियम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के। तो पहला नियम है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द reflected ray all will lie on the same plane। बहुत से बच्चे इसको नॉर्मल को नॉर्मल रे बोलते हैं, मैंने देखा है बहुत से बच्चे नॉर्मल को नॉर्मल रे बोलते हैं। तो नॉर्मल रे कुछ नहीं होता, नॉर्मल तो एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर है जो हमने सरफेस पे बनाया है, वो भी किस लिए बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को निकालने के लिए। तो नॉर्मल रे कोई रे नहीं होती है, वो केवल एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, वो केवल हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम ये बता सकें कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है। तो यहाँ पर ये तीनों जो होंगी वो एक ही सरफेस पर लाई करेंगी। इसमें बताया गया था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी कुल मिलाकर अगर एक प्लेन है, कोई एक प्लेन है और इस प्लेन पर कोई रे अगर इस तरीके से गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है तो, और नॉर्मल, यानी ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। ये क्या है आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है नॉर्मल है। तो सभी की सभी जो होंगे वो एक ही प्लेन पर होंगे, ये हमारा पहला नियम था। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है, इन एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अगर चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन हो, ठीक है ना। एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन
द एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, चाहे आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन हो, सभी में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा। यानी यहां पर आई जो है हमारा एंगल आई और यहां पर जो एंगल आर हमारा आ रहा है, एंगल आई जो होगा वो हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। तो ये हमारा सेकेंड लॉ था। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ की। तो तीसरा लॉ एक्चुअली में सेकेंड लॉ पर ही थोड़ा बेस्ड है, ठीक है ना, सेकेंड लॉ पर ही हमारा थोड़ा बेस्ड है, तो इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। थर्ड लॉ तो ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं, ऊपर वाला रब कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा क्या है, हमारा तीसरा नियम है कि अगर कोई रे नॉर्मल पर इंसीड करती है, यानी नॉर्मल पे ही गिर जाती है, तो वो सेम पाथ पर बाउंस बैक करेगी। यानी इफ एनी रे इज इंसीडिंग normally, so it will bounce back along the same path, तो वो सेम पाथ पर ही बैक कर जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, और ये जो रे हम ला रहे हैं हमारी, वो रे एक्चुअली में नॉर्मल है ये। अब ये रे हम नॉर्मल पर ही इंसीड कर रहे हैं, नॉर्मल पर इंसीड कर रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर इंसीड कर रहे हैं, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है ये, मतलब इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, इसको भी मान सकते हैं आप इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल पर ही इंसीड कर रही है, तो नॉर्मल क्या है, हम इसको डॉटेड में बना देते हैं नॉर्मल को, और ये हमारी रे इंसीड कर रही है, तो जिस पाथ पर आएगी उस पाथ पर ही बाउंस बैक कर जाएगी। अब इसका एक कारण समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मैं इसको दिखा रहा हूं अलग तरीके से। मान लीजिए कि हमारे पास ये नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री पर है। अब हम पहले किसी एक पर्टिकुलर रे को गिराते हैं यहाँ पर, तो रे हमारी 30 डिग्री पर अगर गिर रही है, मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पर गिर रही है, यानी आई अगर हमारा 30 डिग्री है तो आर भी हमारा 30 डिग्री होगा, आर भी हमारा 30 डिग्री होगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल को और कम कर देते हैं, थोड़ा सा एंगल को कम कर देते हैं, क्योंकि एंगल हम निकाल किससे रहे हैं, एंगल हम निकाल रहे हैं नॉर्मल से। किससे निकाल रहे हैं, नॉर्मल से। ये आने वाली रे, ये जाने वाली रे। हमने क्या करा, एंगल को थोड़ा सा और कम कर दिया, एंगल को थोड़ा सा हमने और कम कर दिया, तो एंगल हमने घटा के कर दिया कितना, 5 डिग्री का। कितने का, 5 डिग्री का। तो आने वाली रे भी 5 पे आ रही है और जाने वाली रे भी 5 डिग्री पर आ रही है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट नॉर्मल पे ही गिराते हैं, एग्जैक्ट हम नॉर्मल पे ही गिराते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नॉर्मल बना दिया आगे, और ये हम ला रहे हैं उस पर इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल पे ही रे गिर रही है, तो यानी यहाँ पर हमारा एंगल आई, भाई नॉर्मल से एंगल निकालते हैं, जब नॉर्मल पे गिरेगी तो आई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसलिए आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कुल मिला के जिस एंगल पर वो आ रहा है, 0 डिग्री के एंगल पर आ रही है रे, तो जाएगी भी कितने डिग्री के एंगल पर, 0 पे जाएगी। यानी जिस एंगल पर वो आएगी रे, उसी एंगल पर वो वापस चली जाएगी। तो सभी के समझ में आए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 3 लॉ थे, सभी इसको ध्यान से करें, तो नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट इसको, रफ कर दें। चलिए जी रफ करते हैं। हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके आगे,
जो हमें जाना है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी किन किन सरफेसों से रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे पास कई प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। तो पहला है हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मली हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो लाइट में पढ़ते हैं वो मिरर के नाम से पढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर जो हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्लेन मिरर के नाम से। किससे पढ़ेंगे? प्लेन मिरर के नाम से। तो काफी डिटेलिंग है इनके अंदर, प्लेन मिरर के नाम से पढ़ेंगे हम। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से। तो यहां पर कैसे आएंगे हमारे? यहां पर आएंगे हमारे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स या कर्व्ड मिरर भी कह सकते हैं इसको। कर्व मिरर्स। तो ये दो कैटेगरी में पढ़ने हैं हमें कर्व मिरर, दो कैटेगरी में पढ़ने। तो इसमें आएगा, एक तो आएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा आएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो मिरर हमें पढ़ने हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। तो दो प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे प्लेन मिरर। इन मिररों के अंदर हमें पढ़ना क्या है मेन तौर पर, इन प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, इन मिरर के अंदर हमें दो तीन चीजें पढ़नी है कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इस पर इनसे बनने वाली जो इमेजेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। चाहे हम बात करें प्लेन मिरर की, चाहे हम बात करें किसकी, कर्व मिरर की, तो सभी में हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है कि कैसे इमेज फॉर्म होता है, इमेज का साइज, इमेज का नेचर, इमेज किस प्रकार का इमेज हमारा बनता है इनमें, ये हमें देखना है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे से चालू करते हैं हम क्या, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन मिरर।